ये बच्चों, आज हम बिहार बोर्ड क्लास 10th का जो किताब है दरख्सा, उसका हम एक चैप्टर देखने वाले हैं जिसका नाम है हिंदुस्तानी आइन के मेमार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। बच्चों, आइन का मतलब होता है संविधान। आइन का मतलब संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन। तो हिंदुस्तानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मेमार का मतलब होता है बनाने वाला, निर्माता। तो बिल्डर, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बिल्डर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारतीय संविधान के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे, जिसके बदौलत हम लोग का ये मतलब जो देश है वो चल रहा है। दोस्तों, संविधान के बारे में एक शायर ने बहुत खूब कहा है कि तुम्हारी हर तकलीफ़ों का मैं एक मुकम्मल जवाब हूँ, कभी वक्त मिले तो मुझे पढ़ना, मैं भारत का संविधान हूँ। आइए हम शुरू करते हैं। हिंदुस्तान के अक्सरियती समाज में कुछ लोग पसमानदा तबके के माने जाते थे। बच्चों, अक्सरियती का मतलब होता है मेजॉरिटी, जो बहुत ज़्यादा संख्या में हो। तो हिंदुस्तान के अक्सरियती समाज में मतलब ज़्यादातर समाज में कुछ लोग पसमानदा का मतलब होता है बच्चों पिछड़े लोग मतलब आप लोग सुनते हो ना, SC ST OBC, ये सब मतलब पिछड़े समाज की मुख्य धारा से थोड़े मतलब पीछे हैं। तो वही कह रहा है, हिंदुस्तान के अक्सरियती समाज में कुछ लोग पसमानदा तबके के माने जाते हैं। तबके मतलब होता है वही सेक्शन, मतलब कुछ लोग पिछड़े जाति के माने जाते थे। सैकड़ों वर्षों से समाज में ना कोई इनकी फिक्र करता था और ना इनसे प्यार करता था। जो मतलब जाहिर सी बात है, जो समाज से कट चुका है, जो समाज से पीछे है, उनकी ना कोई फिक्र करता था, ना उनसे कोई प्यार करता था। उनको लोग हिकारत की नज़र से देखते था, बल्कि वह लोग नफ़रत और हिकारत की नज़र से देखे जाते थे। नफ़रत, घृणा, हिकारत मतलब धिक्कार देना, दूर से ही भगा देना। बल्कि वह लोग नफ़रत और हिकारत की नज़र से देखे जाते थे और इन्हें अछूत कहा जाता था। ऊंची जात के लोग इन अछूतों को अपने दरमियान रहने की इजाज़त नहीं देते थे। जो ऊंची जात के लोग थे, वो नीची जात के लोगों को अपने साथ, अपने दरमियान का मतलब होता है बीच, अपने बीच में रहने की इजाज़त भी नहीं देते थे। गजब आदमी थे ये। वह उनके कुओं के पानी को नहीं छू सकते थे। कौन? नीची जात के लोग। ना उनकी तालाबों से पानी भर सकते थे। अछूत मंदिर में नहीं जा सकते थे। बताइए, जुल्म की भी एक हद होती है, मंदिर में भी नहीं। मतलब भगवान उनके लिए नहीं है, भगवान सिर्फ ऊंचे लोगों के लिए है, जो ऊंची जात के हैं सिर्फ उनके लिए हैं। तो वही कह रहा है, अछूत मंदिर में नहीं जा सकते थे, ना किसी स्कूल में तालीम हासिल कर सकते थे। उनका काम सड़कों गलियों में झाड़ू लगाना, जूते बनाना या जूतों की मरम्मत करना, वैद के टोकरे बुनना। बच्चों, वैद के टुकड़े बुनने का मतलब आप लोग पासी नाम सुने हैं? पासी जो मतलब तार काट कर लाता है, उससे चटाई बनाता है, झाड़ू बनाता है, टोकरी बनाता है। तो वही कह रहा है, वैद के टोकरे बुनना या मुर्दा जानवरों की खाल उतारना। सैकड़ों वर्षों तक यह अछूत गरीबी, जहालत का मतलब जाहिल, अनपढ़, जिसके पास शिक्षा नहीं हो, जहालत, सख्त जान अफसानी का मतलब होता है कठोर सलूक, जिनके साथ बहुत ही कठोर सलूक किया गया हो और अनगिनत तकलीफ़ों की ज़िंदगी जीते थे। उनके साथ ऊंचे जात के लोग बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ करते थे, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देते थे। ऐसे ही एक अछूत मराठी जबान बोलने वाले महार ख़ानदान में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 14 अप्रैल 1891 को महू सेंट्रल इंडिया में पैदा हुए। बच्चों, महू सेंट्रल इंडिया का मतलब होता है महाराष्ट्र, महू महाराष्ट्र में पैदा हुए। उनके वालिद का नाम रामजी मालूजी सकपाल और वालिद मतलब पिताजी, उनके वालिद का नाम रामजी मालूजी सकपाल और वालिदा मतलब माता जी, वालिदा का नाम भीमबाई था। वह अपने वालिदैन का मतलब होता है माता पिता, अपने वालिदैन के 14वीं और सबसे छोटी औलाद थे। उनके मतलब जो वालिदैन थे, उनके 14 औलाद थे और भीमराव अंबेडकर जो थे उन 14 में सबसे छोटे थे। सब लोग प्यार से इन्हें भीमा कहा करते थे। इन्होंने भीमराव के नाम से अपनी तालीम मुकम्मल की। सब लोग इनको प्यार से भीम कहते थे और इन्होंने भीमराव के नाम से अपनी तालीम मुकम्मल की। स्कूल में इनका नाम भीमराव था। अपने दादा मालू जी की तरह से उनके वालिद रामजी सकपाल बरतानवी सरकार की फ़ौज में मुलाजिम थे। बच्चों, बरतानवी सरकार का मतलब, बरतानवी मतलब होता है ब्रिटिश गवर्नमेंट की फ़ौज में, मतलब जो आर्मी थी उनमें वो मुलाजिम मतलब सर्विस करते थे, उनमें मतलब नौकरी करते थे। किसके बदौलत? अपने दादा के बदौलत, उनके बेटा मतलब इनके वालिद।
इन दिनों बरतानवी सरकार ने फौज में काम करने वालों के लिए तालीम को लाजिम करार रखा था। मतलब बरतानवी ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी उनका कहना था कि जो मतलब हम लोग के पास सर्विस करेगा उनके बच्चों को फ्री में एजुकेशन दिया जाएगा। ऐसे में तो इन लोग को पढ़ने का मौका तो नहीं मिलता था, लेकिन इनकी खुशकिस्मती थी कि इनको पढ़ने का मौका मिला, क्योंकि इनके मतलब जो पिताजी थे वो ब्रिटिश गवर्नमेंट में मुलाजिम थे, नौकरी करते थे, इसलिए, नहीं तो समाज इनको पढ़ने नहीं देता था। सरकार इन नौजवानों की, औरतों और बच्चों की तालीम के लिए स्कूल चलाती थी। ब्रिटिश गवर्नमेंट मतलब औरतों और बच्चों की तालीम के लिए स्कूल चलाती थी, जिसका मतलब पूरा खर्चा वो खुद उठाते थे। मालू जी और राम जी दोनों ऐसे खुशकिस्मत, अभी मैंने आपको बोला ना, वही कह रहा है, राम जी और मालू जी ऐसे खुशकिस्मत महार मतलब वही पिछड़ी जाति के लोग महार थे जिनको तालीम का फ़ायदा पहुँचा, और किसी को मतलब फ़ायदा नहीं पहुँचता था, समाज उनको पढ़ने की इजाज़त ही नहीं देता था। आगे देखते हैं। भीमराव की उम्र अभी 2 बरस की ही थी कि उनके वालिद फौज की मुलाजमत से शुभकुदोश हुए। बच्चों, सबकदोश नहीं होता है, शुभकुदोश होता है। शुभकुदोश का मतलब होता है रिटायर। भीमराव की उम्र अभी 2 बरस मतलब 2 ही साल के थे कि उनके वालिद, जो उनके पिताजी थे, फौज की मतलब जो फौज में जो वो नौकरी करते थे उनसे वो रिटायर हो गए। 14 बरस तक राम जी फौजी स्कूल में हेडमास्टर रहे। उसके बाद जब यहाँ से वो रिटायर हुए तो फौजी स्कूल में वो हेडमास्टर बना दिए गए। शुभकुदोश का मतलब होता है रिटायर, और शुभकुदोशी का मतलब होता है रिटायरमेंट। शुभकुदोशी के वक्त उनका ओहदा दूसरी ग्रेनेड में सूबेदार मेजर का था। मतलब शुभकुदोशी रिटायरमेंट के समय मतलब फौज में उनका जो ओहदा था वो बहुत बड़े ओहदे पर थे, सूबेदार थे, मेजर थे। यह ख़ानदान सेंट्रल इंडिया को छोड़कर कोंकण इलाके में दापोली मकाम पर जा बसा। बच्चों, कोंकण, यहाँ पर एक शब्द है कोंकण, आप कोंकण समझते हैं? कोंकण बच्चों कहा जाता है, कोंकण इलाका पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट आप लोग भूगोल में पढ़े होंगे। तो पश्चिमी घाट में आने वाले महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक को हम कोंकण इलाका कहते हैं। कहा जाता है कि कोंकण इलाके में मतलब जो रेलवे लाइन बिछाया गया है वो सबसे महंगी मतलब रेलवे लाइन है, सबसे खतरनाक भी है। वहाँ पर ट्रेन बहुत ही मुश्किल से जा पाती है। बहरहाल वो भूगोल का टॉपिक है, अब आगे समझिए। कोंकण इलाका में दापोली मुकाम पर जा बसा। मुकाम मतलब जगह। यहीं 5 साल की उम्र में अंबेडकर का स्कूल में दाखिला हुआ। दाखिला मतलब एडमिशन। 5 साल की उम्र में उनका दापोली में एडमिशन कराया गया। जल्द ही उनके वालिद राम जी को सतारा कहाँ है? महाराष्ट्र में। जल्द ही उनके वालिद राम जी को सतारा में नौकरी मिल गई। इस तरह यह खानदान सतारा चला गया। यहाँ पर भीमराव का छावनी में गवर्नमेंट हाई स्कूल में दाखिला हो गया। भीमराव अभी 6 साल के ही थे कि उनकी माँ भीमा बाई का इंतकाल हो गया। अभी 6 साल के थे कि उनके माताजी का देहांत हो गया। चुनांचा राम जी की बहन ने इस खानदान की देखभाल शुरू कर दी। राम जी की, इनके मतलब पिताजी की बहन, राम जी की बहन ने इस खानदान की देखभाल शुरू कर दी। भीमराव को अब इस कड़वी सच्चाई का एहसास होने लगा था कि वह पैदाइशी तौर पर अछूत हैं। जब बच्चा बड़ा होता है तो उसको खुद ब खुद समझ में आने लगता है कि वो मतलब कौन है, इसके माता पिता कौन है, वो किस समाज से ताल्लुक़ रखता है। तो हर किसी को होता है, तो इनको भी होने लगा। भीमराव को अब इस कड़वी सच्चाई का एहसास होने लगा था कि वो पैदाइशी तौर पर क्या हैं? अछूत हैं। आगे चलकर ऐसे ऐसे वाक़यात उनकी ज़िंदगी में रूनुमा हुए कि इन्हें अपने मजहब और हम मजहबों से नफ़रत होने लगी। कहा जाता है कि जिस बच्चे को अगर समाज उसको बचपन से घृणा की नज़र से देखता है, उसको मतलब उसको मारता पीटता है, तो जब वो बच्चा जवान होगा तो सबसे बड़ा दुश्मन उस बच्चा के लिए उस समाज होगा, उस समाज को छोड़ेगा नहीं। इसीलिए बच्चों को प्यार देना चाहिए, वही कहा गया है। देखिए जो सामने लिखा भी है, रूनुमा हुए कि इन्हें अपने मजहब और हम मजहबों से नफरत। जाहिर सी बात है, नफरत तो होगी ही। जिस समाज को प्यार देना चाहिए वो प्यार नहीं दिया, बल्कि इनको पीटा, तो बड़े होंगे तो नफरत तो होगी ही, जो होनी भी चाहिए। सतारा में तालीम के दौरान इन्होंने अपने नाम के आगे अंबेडकर लिखना शुरू किया। दरअसल भीमराव के दादा परदादा कोंकण इलाके में अम्बवाड़े के रहने वाले थे।
मतलब कोंकण इलाके में वो एक जगह का नाम था अम्बवाडे, वहीं के वो रहने वाले थे। मराठी ज़बान बोलने वाले लोगों की रवायत है कि वह अपनी जात के साथ अपनी रहायशी मकाम का नाम लगाते हैं। मतलब कोंकण इलाके में जो लोग रहते हैं उनका मतलब परंपरा है, रीति रिवाज है, वो मतलब अपने नाम के साथ जहाँ वो रहते हैं उसका नाम भी लगाते हैं। चुनांचे सकपाल के साथ भीमराव को दूसरा सरनेम अम्बवाडेकर मिला, जिसे बोलने में आसानी के लिए स्कूल के रजिस्टर में अम्बेडकर लिख दिया गया। तालीम के मामले में शुरू में तो भीमराव संजीदा नहीं थे, मतलब पढ़ाई को लेकर सीरियस नहीं थे। तालीम के मामले में शुरू में तो भीमराव संजीदा मतलब होता है सीरियस नहीं थे, लेकिन आगे चलकर इन्हें जब तालीम की अहमियत का एहसास होने लगा तो इन्होंने अपनी तालीम पर ध्यान देना शुरू कर दिया। जब वो छोटे थे तो उतना तालीम को लेकर सीरियस नहीं थे, लेकिन जब वो बड़े हुए तो उनको तालीम की अहमियत पता चली कि मैं जिस समाज से आता हूँ मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे पढ़ने का मौका मिला है, बाकियों को मौका नहीं मिलता, इसलिए मुझे पढ़ना चाहिए। यह उस ज़माने की बात है जब राम जी की सतारा वाली नौकरी ख़त्म हो गई थी, वो रिटायर हो चुके थे और उनका ख़ानदान बम्बई मुंतकिल हो गया। मुंतकिल मतलब आ गया, परिवर्तित, वहाँ से वो बदल कर यहाँ आ गए। मुंबई के एलिफेस्टन हाई स्कूल, आज भी मुंबई में एलिफेस्टन हाई स्कूल है बच्चों, मुंबई के एलिफेस्टन हाई स्कूल का माहौल जिसमें भीमराव पढ़ते थे पुरसुकून ना था। पुरसुकून का मतलब होता है सुकून से भरा हुआ। यह दरिया पुरसुकून है, मस दरिया में लहरें नहीं हैं, दरिया शांत है, तो पुरसुकून का मतलब शांति से भरा हुआ। तो जिसमें भीमराव पढ़ते थे पुरसुकून ना था, जिस स्कूल में वो पढ़ते तो वहाँ का माहौल मतलब शांति का ना था। यह स्कूल सरकारी था, लेकिन यहाँ भी भीमराव के साथ जात पात का भेदभाव किया जाता था। सिर्फ स्कूल के तलबा मतलब स्टूडेंट, सिर्फ स्कूल के तलबा ही नहीं इन्हें हिकारत और नफ़रत की नज़र से देखते थे, बल्कि असातिज़ा, उस्ताद की जमा असातिज़ा, बल्कि असातिज़ा का सलूक भी वैसा ही था। मतलब बच्चे तो इनको छुआछूत की भावना से देखते ही थे, उस स्कूल के मतलब जो टीचर थे वो भी इन्हें मतलब हिकारत की नज़र से देखते थे, इनको धुक्कारते थे कि भागो यहाँ से। सही है, मतलब चलो तो वो तो बच्चे हैं, इनको तो नहीं करना चाहिए, लेकिन अब क्या कीजिएगा, समाज ही ऐसा है। लेकिन भीमराव खामोशी के साथ अपनी बेइज्जती बर्दाश्त करते रहे। उनकी तालीम जारी रही और इन्होंने 1908 में मैट्रिक का इम्तहान पास कर लिया। महार जात वालों के लिए यह बड़े फ़ख्र की बात थी, इसलिए उन लोगों ने इस खुशी के इजहार के लिए एक जलसा किया और भीमराव को मुबारकबाद दी। मतलब जलसा किया, एक सेमिनार किया और उनको कॉन्ग्रेचुलेट किया कि मतलब तुम कॉन्ग्रेचुलेट किया ताकि उनका हौसला अफजाई हो और आप पढ़ें और आगे बढ़ें, ताकि उनका जो मतलब पसमानदा तबका जो पिछले जात के तो वो आगे आ सके। इससे भीमराव की हौसला अफजाई हुई। जाहिर सी बात है, इसलिए तो बच्चों को स्कॉलरशिप दिया जाता है कि उनको स्कॉलरशिप मिलेगा तो और आगे पढ़ेंगे, इसलिए तो मेडल दिया जाता है, पुरस्कार दिया जाता है, उनकी हौसला अफजाई होगी, उनको और मोटिवेशन मिलेगा पढ़ने के लिए। इन्होंने अब एलिफेस्टन कॉलेज में दाखिला लिया और 1912 में इसी कॉलेज से बीए की डिग्री हासिल की। उसके बाद बड़ौदा कहाँ है, गुजरात में, बड़ौदा स्टेट से तालीमी वजीफ़े मतलब एजुकेशनल जो वजीफ़ा स्कॉलरशिप मिलता है से तालीमी वजीफ़े पर वह आला तालीम हासिल करने के लिए अमेरिका चले गए और कोलंबिया यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। मतलब वो स्कॉलरशिप का पैसा लेकर वो विदेश चले गए, अमेरिका के कोलंबिया में, और वहीं पर वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिए। इन्होंने मुआसियात मतलब अर्थशास्त्र, आप लोग का 10th में किताब है ना अर्थशास्त्र का, वही मुआसियात में इसी यूनिवर्सिटी से एमए पास किया। इसके बाद 1916 में पीएचडी की डिग्री हासिल की। इसी साल वह इंग्लैंड चले गए और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में दाखिला ले लिया। इसी के साथ ही वह इकोनॉमिक्स में एमएससी और बैरिस्ट्री लॉ की पढ़ाई होती है, बैरिस्ट्री की तैयारी करते रहें। लेकिन 1917 में उनका यह तालीमी सिलसिला उस वक्त रुक गया जब बड़ौदा स्टेट से मिलने वाला वजीफ़ा जो एक ख़ास मुद्दत के लिए था बंद हो गया था। जो बड़ौदा स्टेट से उनको मतलब आती थी मतलब स्कॉलरशिप, वह एक मतलब फ़िक्स टाइम था, उसका फ़िक्स टाइम के बाद वो बंद हो जाना था उसको, इसलिए वो बंद हो गया। नतीजतन का मतलब इसी कारणवश इन्हें हिंदुस्तान वापस आ जाना पड़ा। उनको हिंदुस्तान वापस, इंडिया वो वापस आ गए। हिंदुस्तान वापस आकर इन्होंने प्रोफेसर ऑफ कॉमर्स और इकोनॉमिक्स की हैसियत से सीडी हाम कॉलेज में मुलाजमत शुरू कर दी।
कह रहा है कि जब वो हिंदुस्तान वापस आए तो प्रोफेसर ऑफ कॉमर्स के प्रोफेसर बनाए गए और इकोनॉमिक्स की हैसियत से सिडीहाम, एक कॉलेज का नाम है सिडीहाम में, मतलब नौकरी, मुलाजमत मतलब नौकरी शुरू कर दी। इस ओहदे पर 1918 ईस्वी, इसका मतलब होता है ईस्वी, 1918 ईस्वी से 1920 ईस्वी तक वह काम करते रहे। इस दौरान इन्होंने अपनी तनख्वाह के कुछ रुपए बचाकर महफूज कर लिए थे और कुछ दूसरे मुखलसिन ने अमदाद की, मदद की जमा अमदाद, मतलब उनके दोस्तों ने, मुखलसिन ने अमदाद की, जिसकी बदौलत वह दोबारा 1920 ईस्वी में इंग्लैंड चले गए और अपनी अधूरी तालीम पूरी की। जो उन्होंने तालीम छोड़कर वो आए थे उसको पूरा करने के लिए फिर वो चले गए। इन्होंने 1921 ईस्वी में एमएससी और 1923 ईस्वी में डीएससी की डिग्रियां हासिल की और बैरिस्ट्री भी पास कर ली। इसके बाद हिंदुस्तान वापस आ गए। जब इन्होंने पढ़ाई मुकम्मल कर लिया तो इंडिया वापस आ गए। हिंदुस्तान वापस आकर इन्होंने वकालत मतलब वही वकील वाला वकालत का पेशा अख्तियार किया और उस वक्त से वह समाजी इस्लाह, मतलब समाज में सुधार, इस्लाह का मतलब होता है सुधार, मतलब समाजी सुधार, और सियासी का मतलब होता है राजनीति, सियासी सरगर्मियों मतलब राजनीति कार्यक्रमों, सरगर्मियों मतलब कार्यक्रमों, सियासी सरगर्मियों में भी हिस्सा लेने लगे। इस दौरान इन्होंने सहाफ़त, पत्रकारिता, आज तो इंडिया में पत्रकारिता का क्या हाल है आपको पता ही होगा, मतलब सबसे गिरा हुआ। सहाफ़त, पत्रकारिता से भी खुद को जोड़ा। इस्लाह के लिए इन्होंने कई सियासी और सामाजिक तंजीमें कायम की। तंजीमें का मतलब होता है संगठन। और आखिरकार इन्होंने अछूत समझी जाने वाली जातों में एक ज़बरदस्त इनकलाब पैदा कर दिया। बच्चों, कहा जाता है कि हिंदुस्तान को बदलने में, हिंदुस्तान को सुधारने में वकीलों का बहुत बड़ा रोल है। महात्मा गांधी वकील थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल वकील थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू वकील, मोतीलाल नेहरू वकील, और ये भी वकील, मतलब जो भीमराव अम्बेडकर ये भी तो वकील थे। तो इन लोगों का बहुत बड़ा रोल है जिसकी असरात आज भी वाज़ेह तौर पर दिखाई देते हैं। इन्होंने अछूतों को यह सलाह दी कि हम उस वक्त तक कोई तरक्की नहीं कर सकते जब तक हम 3 मरहलों अपने अंदर की सफाई नहीं करते। उन्होंने अपने जात वालों को बोला कि हम तब तक आगे नहीं बढ़ सकते हैं जब तक हम 3 बातों पर ध्यान नहीं देंगे। हमें अपने आम अखलाकी बर्ताव को ऊपर उठाना होगा। उन्होंने बोला कि हम लोग के अंदर जो आदत है कि हम लोग अपने आप को भी नीच समझते हैं। हम लोग कहते हैं कि हम लोग इसी काम के लिए बने, हम लोग कपड़ा मतलब धोते हैं, ये फिर जाके मरे हुए जानवरों की खाल उधेड़ते हैं, इसके लिए हम लोग नहीं बने। इससे हम लोग को ऊपर उठना होगा, अपने तलफ़्फ़ुज़ को सीधा करना होगा, अपने जो इरादे हैं उसको सीधा करना होगा और ख़यालात को नई ताकत देनी होगी और जो हमारी सोच है उसको नई ताकत देनी होगी। मैं आपसे कहता हूं कि आप अहद कर लें, आप ये ठान लें कि आप मुर्दा या सड़े हुए जानवरों का गोश्त नहीं खाएंगे। वक्त आ गया है कि हम अपने दरमियान से ऊंच नीच के भेदभाव ख़त्म कर दें। आप अहद मतलब प्रण ठान लें, अहद कीजिए कि आप बचे खुचे और फेंके हुए टुकड़े नहीं खाएंगे। हम खुद सिर्फ इसी सूरत में ऊपर उठ सकते हैं अगर हम अपनी मदद आप करें। हाँ बच्चों, जब तक आप अपनी मदद खुद नहीं कर सकते हैं दुनिया आपकी मदद नहीं करेगी। अपनी इज्जत नफ्स दोबारा हासिल करें और अपनी ताकत को जानें, अपनी ताकत को पहचानिए। किसको पता है? अपनी जात वालों को। भीमराव ने जो आंदोलन जो तहरीक चलाई उसकी ऊंची जात के लोगों की तरफ से ज़बरदस्त मुखालफत का मतलब होता है विरोध। मतलब इन्होंने जो आंदोलन चलाया कि अपने लोगों को समझाया तो ऊंची जात के लोग बहुत ज़्यादा विरोध किए, लेकिन इन्होंने हौसला नहीं हारा। लेकिन इन्होंने हौसला कैसे हारेंगे? इतना ज़्यादा पढ़ लिख रहे थे हौसला हारने के लिए। इन्होंने कानूनी तौर पर भी मुखालिफों की मुखालफत का जवाब दिया। मतलब उन्होंने कानून के दायरेकार में रहकर भी जो इनके विरोधी थे उनको जवाब दिया। और वो जिस तहरीक या मिशन लेकर चले थे इसमें कामयाबी हासिल की। इन्होंने मुल्क व कौम की अहम खिदमात भी अंजाम दिए, इसलिए इनका शुमार जदीद हिंदुस्तान के मीमारों में होता है। इन्होंने हिंदुस्तान के लिए भी बहुत बड़ा एक काम किया है। आपको पता होगा हिंदुस्तान का जो मतलब संविधान है उसको बनाने में, तो वही कह रहा है शुमार जदीद मतलब होता है नए ज़माना, कदीम मतलब होता है पुराना ज़माना। तो एग्जाम में अगर जदीद का अपोजिट तो कदीम, जदीद हिंदुस्तान के मीमारों में होता है। मतलब हिंदुस्तान को बनाने में जिन लोगों ने साथ दिया है, हिंदुस्तान के कानून को बनाने में, संविधान को बनाने में, उनमें इनका नाम भी
शुमार होता है, इनका नाम भी लिया जाता है। भीमराव अंबेडकर के कारनामों की सूची का मतलब सूची बहुत लंबी है। वह अमली सियासत के मैदान में भी कूदे और कामयाब रहे। चुनांचा इस दौर के अहम सियासी रहनुमाओं मसलन गांधी जी और नेहरू जी से भी उनके नज़दीकी मरासम रहे, मतलब वो गांधी जी और नेहरू जी के भी बहुत ज़्यादा करीब थे। चुनांचा आज़ादी के बाद जब मुल्क की आइन साजी का मरहला दरपेश आया, मतलब जब मुल्क आज़ाद हुआ तो मुल्क का संविधान बनाने का जब बात आया तो दस्तूर साज कमेटी, मतलब जो कानून बनाने वाली जो कमेटी थी, एक कमेटी बैठाया गया था, वह सदर के ओहदे पर फैज किए गए। उनको उस कमेटी का राष्ट्रपति बना दिया गया। सदर का मतलब होता है बच्चों राष्ट्रपति। अभी हमारे देश के सदर कौन है? द्रौपदी मुर्मू। यहाँ यह बात भी याद रखनी चाहिए कि जब उनकी उम्र 14 वर्ष थी और वो 5वीं दर्जे के तालिब इल्म का मतलब होता है स्टूडेंट, तालिब इल्म थे, तो उनकी शादी 9 वर्ष की लड़की रामाबाई से हुई। रामाबाई के इंतकाल के बाद इन्होंने एक ऊंची जात की तालीम याफ्ता खातून से शादी की। भीमराव अंबेडकर हिंदुस्तानी समाज में छुआछूत के रिवाज से बहुत ही बरहम और बेजार थे, इसलिए इन्होंने बुद्ध मजहब कबूल कर लिया। उनके इस कदम से मुतासिर का मतलब होता है प्रभावित, मुतासिर होकर दूसरे अछूत तबका के लोगों ने भी कसीर तादाद मतलब बहुत ज़्यादा मतलब संख्या में अपना मजहब तब्दील कर लिया और बुद्धिस्ट हो गए। आगे चलकर वह सिर्फ अछूतों के रहनुमा मतलब होता है लीडर, अछूतों के रहनुमा ही नहीं रहे बल्कि हिंदुस्तानी कौम के रहनुमा समझे जाने लगे। वह बुद्ध मजहब के मानने वालों में भी एहतराम मतलब होता है इज्जत की नज़र से देखे जाने लगे। मजहबी तकारीब और तकरीर की जमा तकारीर के सिलसिले में इन्हें उन ममालिक, मुल्क की जमा ममालिक से भी दावत मतलब इनविटेशन नामे मिलने लगे जहां बुद्धों की काफ़ी तादाद है। मतलब बुद्धों की काफ़ी तादाद किस देश में है? चाइना, हांगकांग, भूटान, इन देशों में मतलब बहुत ज़्यादा संख्या में बुद्ध रहते हैं। बहुत सारे एजाज़ात से भी नवाजे गए। हिंदुस्तान के सबसे बड़े एजाज़ भारत रत्न से नवाजे गए। मतलब हिंदुस्तान का जो सबसे बड़ा पुरस्कार है वो भारत रत्न है, इनको मिला था। 5 दिसंबर 1956 की रात डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सोने के लिए बिस्तर पर गए तो नींद ही में वफात पा गए। मतलब वो नींद में ही मतलब इस दुनिया को छोड़कर चले गए। बुद्ध धर्म के मानने वाले कहते हैं कि इन्हें नरमान मिल गया। नरमान मतलब ये खुदा के पास चले गए, मतलब इनको मतलब जन्नत मिल गया। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जिंदगी भर अथक कोशिश की, मतलब जिंदगी भर मतलब बिना थके इन्होंने काम किया। इनका मकसद था कि पसमानदा तबकात को बेदार करना, मतलब जो पिछड़े लोग हैं उनको जागरूक करना, बेदार करना। नींद से बेदार हो जाओ, नींद से जागो, मतलब उनको जागरूक बनाना, उठाना और हिंदुस्तानी समाज में बराबरी और भाईचारगी पैदा करना, उनको बराबरी का दर्जा, उनको मेन धारा से जोड़ना उनका मेन मकसद था। डॉक्टर अंबेडकर ने हमारे मुल्क को वह दस्तूर दिया जो मजहब, जात, अकीदा और जिन्स के इम्तियाज को ख़त्म करता है। उन्होंने हमारे मुल्क को एक ऐसा संविधान दिया है जो ऊंच नीच की भावना को ख़त्म करता है, औरत और मर्द के बीच समानता का अधिकार लाता है, वही कह रहा है, और तहिया करता है कि मुल्क के तमाम लोगों को एक सा मौका की जमा मौका के एक सा मौका मिले, एक सी अपॉर्चुनिटी मिले। यह दस्तूर मर्द के दरमियान और औरत और मर्द के बीच मसावात कायम करता है, मतलब समानता लाता है। इसमें आम लोगों को शादी, ब्याह, तलाक, गोद लेने, वारिस और तालीम के हुकूक दिए गए हैं। हक की जमा हुकूक, मतलब संविधान में ये सब तो है ही। इस तरह भीमराव अंबेडकर हिंदुस्तान की दस्तूर साजी में एक अहम और तारीखी किरदार अदा किए हैं। मतलब जो भीमराव अंबेडकर थे, हिंदुस्तान के संविधान बनाने में एक ऐतिहासिक किरदार, मतलब ऐतिहासिक रोल प्ले किए हैं। अलावा दस्तूर हिंद में सेक्युलरिज्म, बच्चों सेक्युलरिज्म का मतलब होता है धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है कि जहाँ सभी धर्मों को समान रूप से माना जाए, किसी भी धर्म को नीचा, किसी धर्म को ऊंचा नहीं माना जाए। दस्तूर हिंद में सेकुलरिज्म का तस्वुर पेश करने के हिंदुस्तान के कसीर मजहबी और कसीर लिसानी मुआशरे में मसावात पैदा करने की कामयाब कोशिशें की। इन्होंने ही मतलब सेकुलरिज्म का जो मतलब पूरा ढांचा था, इन्होंने यही लाए। और ऐसे देश में जहाँ पर हजारों भाषा बोलने वाले लोग और अनेक प्रकार के मतलब मजहब के लोग रहते हैं, मतलब कहा जाता है अनेकता में एकता हमारी शान है। एक ऐसा देश है
जहाँ पर हर मजहब हर भाषा बोलने वाले लोग हैं, वहाँ पर इन्होंने एक ऐसा मतलब बात रखा सेकुलरिज्म का, मतलब कि हर कोई को समान मिलना चाहिए, पैदा करने की कामयाब कोशिश की। जो हिंदुस्तानी जमहूरियत के रोशन मुस्तकबिल का मतलब होता है फ्यूचर, जामिन का मतलब होता है गारंटी, मतलब कि इन्होंने एक ऐसा संविधान बनाया है जो यह गारंटी है कि हमारा देश हमेशा गणतंत्र रहेगा, यहाँ पर किसी भी प्रकार की तानाशाही राजशाही नहीं आएगी। तो दोस्तों ये था हमारा चैप्टर। आगे का चैप्टर भी समझना हो तो मुझे कमेंट करके बताइए, मैं समझाऊँगा।